हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरा आयुर्वेद चैनल पे। बिलाल सीरीज़ की जो चैप्टर नंबर 8 था लिटरेरी रिसर्च, पेज नंबर 133, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो था मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में, कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन, कौन सी पब्लिश्ड है कौन सी अनपब्लिश्ड है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन करती हैं, कितनी कहाँ कहाँ मैन्युस्क्रिप्ट्स आपके अवेलेबल है, कैटलॉगिंग के टाइप और कैटलॉग्स ऑफ कैटलॉगिंग, ये भी हमने पढ़ लिया था। आज हम शुरू करते हैं डाटा माइनिंग टेक्निक। मैं तो थक गई भाई साहब। तो डाटा माइनिंग टेक्निक, डाटा माइनिंग का मतलब है, माइनिंग का मतलब होता है किसी खान से आपको कोई चीज़ निकाल के लेकर आना, तो होता है डाटा माइनिंग। इसी टाइप से अगर बहुत सारा डाटा फैला हुआ है, उसमें से आपका यूजफुल जो डाटा है उसको माइन करके लेकर आना, निकाल के लेकर आना। जैसे माइनिंग का मतलब क्या होता है, माइंस जहाँ पर होते हैं आप वहाँ से जो है माइनिंग करके लेकर आते हैं। जैसे कोयले की खान हो गई, तो किसी भी खदान से कुछ चीज़ ढूंढ के लेकर आना या फिर किसी चीज़ को खोद के लेकर आना, दैट इज माइनिंग। तो डाटा माइनिंग क्या हो जाएगा हमारा कि बहुत सारा आपके पास मैटर है, उसमें से आप अपने लिए जो यूजफुल डाटा है उसको कैसे लेकर आएंगे, उसकी टेक्निक्स को अब हम पढ़ेंगे, उसी को हम बोलते हैं डाटा माइनिंग। तो डाटा माइनिंग इज एन एनालिटिकल प्रोसेस विच फाइंड्स यूजफुल पैटर्न एंड सिस्टमिक रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। अब आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा है, उसमें से यूजफुल डाटा को कलेक्ट करना, यूजफुल पैटर्न को कलेक्ट करना, सिस्टमिक रिलेशनशिप यानी सिस्टमिक रिलेशन को देखना कि इस डाटा में और इस डाटा में क्या आपका रिलेशन बैठ सकता है, उसको निकाल के लेकर आना, वो होगा हमारा डाटा माइनिंग। नीचे देखिए, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नॉलेज डिस्कवरी प्रोसेस। मतलब आप जो है डिस्कवर कर रहे हैं नॉलेज को, नॉलेज माइनिंग फ्रॉम डाटा। आपके पास कोई डाटा फैला हुआ है, उससे आप नॉलेज निकाल के लेकर आ रहे हैं। नॉलेज एक्सट्रैक्शन और डाटा पैटर्न एनालिसिस। नॉलेज एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन मतलब वही हो गया कि किसी खदान में से आप अपनी नॉलेज को निकाल के लेकर आ रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे डाटा माइनिंग। गोल क्या होता है, तो गोल ऑफ टेक्निक इज टू फाइंड पैटर्न्स दैट वर प्रीवियसली अननोन। अब मान लीजिए आपके पास बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है, आपको पैटर्न नहीं पता, लेकिन अगर आपने उसमें से यूजफुल डाटा आपने निकाल लिया है, माइन कर लिया है, तो आपको पैटर्न भी समझ में आ जाता है कि इस टाइप का डाटा हमें चाहिए था या फिर इस टाइप का पैटर्न हम इसमें सेट कर सकते हैं। वो आपको आगे समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ चल रही है। अब देखिए स्टेप्स, 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन डाटा माइनिंग। अब डाटा माइन जब आप करेंगे, मतलब डाटा को लेकर आएंगे, बहुत सारे डाटा के बीच में से अपना अपना डाटा जब आप निकाल के लेकर आएंगे, तो उसमें 3 स्टेप आप करेंगे। एक्सप्लोरेशन, पहले तो आप डाटा को एक्सप्लोर करेंगे पूरा, कि मान लीजिए आप कहीं घूमने जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, पहले एक्सप्लोर करते हैं पूरा। मान लीजिए आपको लद्दाख घूमने जाना है, तो आप लद्दाख को पहले यूट्यूब पे देखेंगे पूरा कि लद्दाख में क्या क्या देखने की चीज़ें, आप वहाँ पे कैसे जा सकते हैं, आपके यहाँ से कितना डिस्टेंस है, कोई ट्रेन जाती है, कहाँ एयरपोर्ट है, आप अपनी बाइक से जा सकते हैं, कि आप अपनी गाड़ी से जा सकते हैं, कि आपको किस सीज़न में जाना चाहिए। तो पूरा एक्सप्लोर करना कि उस एरिया के बारे में आपने पूरा एक्सप्लोर कर लिया कि आप क्या क्या कर सकते हैं उस एरिया में। फिर पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, फिर आप एक पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं। घूमने का मैं बता रही हूँ एग्जांपल, जैसे आपने पूरा यूट्यूब सर्च मार लिया, अलग अलग वीडियोस देख लिए, लद्दाख के घूमने के पॉइंट देख लिए, फिर आप एक पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं कि ठीक है, मैं 1 तारीख को जाऊँगा और वहाँ पर जाके मतलब जो एयरपोर्ट है वहाँ पे उतर जाऊँगा, वहाँ से कैब मिल जाएगी, फिर कैब से हम इधर इतने टाइम तक यहाँ पहुँच जाएंगे, उसके बाद हम शाम को घूम सकते हैं, यहाँ पे रुक सकते हैं, या फिर सेकंड डे पर हम, जो इटनरी होती है हमारी पूरी, ठीक है, सेकंड डे पर हम ये चीज़ देख सकते हैं, ये कर सकते हैं, थर्ड डे पे कर सकते हैं, फोर्थ डे पे हम वापस आ सकते हैं। तो वो जाएगा हमारा पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, कि आपने बहुत सारी चीज़ें देखकर, सबके वीडियोस देखकर, सबके बारे में रिव्यूज़ देखकर, कि जो जो लद्दाख जा चुके हैं, कैसे जा चुके हैं, वो सारा आपने देखकर फिर एक पैटर्न ढूंढ लिया कि मुझे तो भाई फ्लाइट से ही जाना है, मैं बाइक से नहीं जा सकता क्योंकि मैंने वीडियोस देखी थी, बाइक में ये वाली प्रॉब्लम्स आती हैं, या फिर मैं कार से नहीं जा सकता क्योंकि कार में ये वाली प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये हो गया पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, कि आपने एक पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया। फिर डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, तैनाती। तो आप डाटा की जब मतलब डाटा को जब आप इकट्ठा करके, मतलब आपने जो सोच लिया ये कि मेरे को ऐसे जाना है, मेरे को ऐसे रुकना है, तो आप अब उसको मतलब आप उसको कैसे डिप्लॉय करेंगे। जैसे आपने ये सोचा है, तो आप क्या करेंगे कि आप फिर होटल बुक करना शुरू करेंगे, आप कैब बुक करना शुरू करेंगे, घर पे बैठे बैठे ही आपने होटल बुक कर लिया अपना, कैब बुक कर लिया आपने, सेकेंड डे की इटनरी बुक कर लिया आपने, कि आप कहीं सेकेंड डे उस होटल को चेकआउट करके आप नेक्स्ट होटल में जाएंगे, फिर वहाँ से थर्ड होटल में जाएंगे, फिर आप वापस आएंगे, तो आप कैसे आएंगे, या फिर वहाँ से क्या कनेक्टिविटी है जहाँ से आप वापस आ रहे हैं। तो ये होता है डिप्लॉयमेंट, कि आपने तैनाती कैसे करी है अपनी, या फिर इसको हिंदी में बोलेंगे पक्ति बंधन, मतलब आप कैसे उसको डिप्लॉय करेंगे, मतलब जैसे आप उसको कैसे एक्शन में लाएंगे। तो ये वाली चीज़ होती है हमारी डिप्लॉयमेंट। देखिए सबसे पहले एक्सप्लोरेशन, इन द फर्स्ट स्टेप डाटा इज क्लीन्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर फॉर्म
इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स आर एक्सट्रैक्टेड एंड देन नेचर ऑफ डाटा बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम आर डिटरमाइंड। अब वही है इसमें, अब आपको क्या करना है, अपना घूमने का छोड़कर अब आना है हमें जो हमारे डाटा है उस पर आना है। जैसे फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, डाटा इज क्लीन। अब क्या होता है, जैसे आपने घूमने का सोचा, ठीक है, लद्दाख घूमने का सोचा, आपको हज़ारों वीडियोस मिलेंगी यूट्यूब पे, लेकिन आप क्या देखेंगे, जिस पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हों या फिर जिस पे बहुत अच्छा आपको लग रहा हो कि हाँ, जिसमें लिखा हो कि कम पैसे में लद्दाख घूमें या फिर 2 दिन में घूमें लद्दाख, इस टाइप का आप देखेंगे। तो वो जो मतलब आपको क्लीन हो, जो आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए बेटर होगा, ठीक है, उसको आप उस वीडियोस को हम ज़्यादा देखेंगे। तो ऐसे ही होता है कि जो हमारा डाटा जो होता है, हम उसको पहले क्लीन करते हैं कि फालतू का डाटा हटाइए, जो हमारे लिए यूज़फुल है उसको लेकर आइए। एंड ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर फॉर्म, मतलब अगर मान लीजिए आपके पास डाटा किसी और चीज़ में अवेलेबल है, तो आप उसको जैसे मान लीजिए आपका डाटा अवेलेबल है, आपको क्वालिटेटिव फॉर्म में अवेलेबल है, तो उसको न्यूमेरिक फॉर्म में आप अवेलेबल कराएंगे, उसको बोलते हैं ट्रांसफरिंग इनटू अनदर फॉर्म। इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स आर एक्सट्रैक्टेड, तो इंपॉर्टेंट वीडियो आपने एक्सट्रैक्ट करी, ऐसे ही आप डाटा में इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स आर एक्सट्रैक्टेड एंड देन नेचर ऑफ डाटा बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम आर डिटरमाइंड। अब आपने जो वीडियो एक्सट्रैक्ट करी, मान लीजिए 100 में से आपने 10 वीडियो निकाली, 10 में से भी आपने जब देखा सबको, तो उसमें से भी आपको 2-3 वीडियो ऐसा लगा कि हाँ, मैं इस वीडियो के हिसाब से अपना जो है लद्दाख ट्रिप प्लान कर सकता हूँ, तो वो हो जाएगा हमारा डाटा बेस्ड ऑन प्रॉब्लम इज डिटरमाइंड। कि आपकी प्रॉब्लम क्या थी, लद्दाख जाना, वहाँ से वापस आना, रुकना कहाँ है, खाना कहाँ है, तो वो आपकी प्रॉब्लम थी। तो आपने 2-3 बेस्ट वीडियो देखी, उसमें उन्होंने सब बता दिया कि होटल कौन सा अच्छा है, खाना कहाँ का अच्छा है, घूमना कहाँ है, तो वो हो जाएगा आपका कि आपकी प्रॉब्लम डिटरमाइन हो गई उस, और आपकी प्रॉब्लम के लिए आपने अपना डाटा ढूंढ लिया। फिर पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, वंस द डाटा इज एक्सप्लोर्ड, रिफाइंड एंड डिफाइंड फॉर द स्पेसिफिक वेरिएबल, द सेकंड स्टेप इज टू फॉर्म पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई एंड चूज द पैटर्न विच मेक द बेस्ट प्रिडिक्शन। अब आपने क्या करा कि देख लिया, 4-5 वीडियो में देख लिया और उन्होंने बता दी कि हाँ, ये होटल्स अच्छे हैं, यहाँ घूमना चाहिए। फिर आप क्या करेंगे, होटल्स के रिव्यूज़ देखना शुरू करेंगे। मान लीजिए ताजमहल होटल है कोई लद्दाख में, ठीक है, तो आप ताजमहल के रिव्यूज़ देखना शुरू करेंगे। वीडियोज़ में तो बता ही दिया कि ताजमहल अच्छा है, फिर आप ताजमहल के रिव्यूज़ देखना शुरू करेंगे। GoIBO पे वगैरह पे, जो भी कोई आपकी साइट्स हैं, उस पर आप ताजमहल के रिव्यूज़ देखना शुरू करेंगे कि लोगों ने क्या रिव्यूज़ डाले हैं, या फिर ताजमहल देखने में कैसा है, ताजमहल होटल जो है वो देखने में कैसा है, रूम्स कैसे हैं। तो वो होता है हमारा पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, कि आपने अपने दिमाग में सोच लिया है कि हाँ, मेरे को ये डाटा मिल चुका है, इसके बाद मैं इसका पैटर्न बनाऊंगा कि मेरे को इस पैटर्न से ये डाटा चाहिए, फिर मुझे इस तरीके से घूमने जाना है। फिर डिप्लॉयमेंट, पैटर्न्स आर डिप्लॉयड फॉर डिजायर्ड आउटकम। अब आपको घूमने जाना है, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप डिप्लॉयमेंट करेंगे, मतलब उस चीज़ को एक्शन में लेकर आएंगे। आप होटल देख लिया आपने, फिर आपने देखा कि हाँ, होटल बहुत अच्छा है, आपने ताजमहल होटल की बुकिंग कर दी है 4 दिन के लिए। फिर आपने इटिनरी देख ली कि मुझे कैब बुक करनी है, फिर आपने सब कुछ जो है आपने सब पहले वीडियो देखी, फिर उन सब की चीज़ के रिव्यूज़ देखे, फिर आपने सारी चीज़ों की बुकिंग कर दी। तो ये होता है एक्सप्लोरेशन, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन एंड डिप्लॉयमेंट। अब ऐसे ही आप अपने लद्दाख घूमने को अगर डाटा में कन्वर्ट करके लेकर आएंगे, तो यही सारी डेफिनेशंस निकल कर आएंगी। फिर है डाटा माइनिंग टेक्निक। अब देखिए, डाटा माइनिंग टेक्निक जो है, आप क्या क्या यूज़ करेंगे डाटा को माइन करने के लिए। वेरियस डाटा माइनिंग टेक्निक यूज फॉर नॉलेज डिस्कवरी फ्रॉम डाटा बेसिस आर एज, सबसे पहले क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, प्रेडिक्शन, एसोसिएशन रूल, नेचुरल नेटवर्क्स, सीक्वेंशियल पैटर्न, डिसीजन ट्री, कॉम्बिनेशन, लॉन्ग टर्म मेमोरी या प्रोसेसिंग। सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के नाम से ही बताए कि किसी भी चीज़ को क्लासिफाई करना, जो एक जैसी चीज़ें हैं उनको एक तरफ रख देना, इसका मतलब होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन विच एम्प्लॉयज अ सेट ऑफ प्री क्लासिफाइड एग्जाम्पल टू डेवलप अ मॉडल दैट कैन क्लासीफाई द पॉपुलेशन ऑफ रिकॉर्ड्स एट लार्ज। प्री क्लासिफाइड एग्जाम्पल मतलब आप अब फिर दोबारा घूमने का एग्जाम्पल ले लेते हैं। प्री क्लासिफाइड एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने 2-3 जगह अपनी चूज करके रख रखी है, लद्दाख चूज कर रखी है, जैसलमेर चूज कर रखी है, या फिर केरला ट्रिप, ठीक है, आपने 3 चीज़ें चूज कर रखी हैं। अब आप तीनों की वीडियोज़ देखेंगे, उसमें से आप क्लासीफाई करेंगे कि आपको कौन सी जगह जाना है, या फिर कौन सी बेटर जगह है, या फिर आपकी छुट्टियों के हिसाब से कौन सा आपको ज़्यादा सूट करेगा। तो प्री क्लासिफाइड एग्जाम्पल मतलब वीडियो जो है आपकी वो प्री क्लासिफाइड एग्जाम्पल हो गई। उन्होंने ये नहीं बताया कि आपको अपने हिसाब से कहाँ जाना है, हिसाब आपको ही लगाना है कि जाना कहाँ है, लेकिन आपको एक एग्जाम्पल दे दिया कि आप ऐसे जा सकते हैं, या फिर ये ट्रिप ऐसी रह सकती है, या फिर वो ट्रिप ऐसे रह सकती है। तो प्री क्लासिफाइड एग्जाम्पल को देखकर जब आप अपना माइंड सेट बना लेते हैं, या फिर आप एक मॉडल तैयार कर लेते हैं जिससे आप अपना डाटा क्लासीफाई कर सके, तो वो हो जाता है हमारा क्लासिफिकेशन। अब देखिए इसमें टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन मॉडल। क्लासिफिकेशन बाय डिसीजन ट्री इंडक्शन। डिसीजन ट्री इंडक्शन मतलब आप कोई डिसीजन बना रहे हैं, येस या नो ऐसे करके, कि जैसे मान लीजिए फिर से घूमने का एग्जांपल लेते हैं कि लद्दाख ट्रिप या केरला ट्रिप।
ठीक है। तो अब लद्दाख आपने एक ट्री बना लिया, ऊपर आप हैं, नीचे आपने एक ड्राइंग फ्लो चार्ट बना लिया, एक तरफ लद्दाख ट्रिप, एक तरफ केरला ट्रिप। फिर लद्दाख ट्रिप के बारे में आप लिखेंगे कि इतने दिन में कंप्लीट हो जाएगी, फिर केरला ट्रिप के बारे में लिखेंगे इतने दिन में कंप्लीट हो जाएगी, फिर अपना बजट देखेंगे कि केरला में कितना लग रहा है, लद्दाख में कितना लग रहा है। तो वो होता है डिसीजन ट्री कि आप डिसीजन बनाने के लिए प्रॉस एंड कॉन्स दोनों सारी चीज़ों के लिख रहे हैं। तो ऐसे ही अगर आप जैसे डाटा आप लेकर आते हैं, मान लीजिए आपको कोई डाटा मिल रहा है और आपको लग रहा है कि ये आपकी रिसर्च में जो काम आएगा ये आप, और वो हमारा यूजफुल डाटा है, आप उसको निकाल के लेकर आ गए। तो यूजफुल डाटा को जब आप निकाल के लेकर आएंगे तो आप एक डिसीजन ट्री बनाएंगे कि इस डाटा को हम ऐसे रख सकते हैं, मतलब क्लासीफाई कर देंगे कि इस डाटा को हम नेगेटिव में रख सकते हैं, मतलब इससे कोई रिजल्ट नहीं आए। इस डाटा को हम पॉजिटिव में रख सकते हैं कि इस डाटा में हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं हमारी थेरेपी के। तो हो जाएगा क्लासिफिकेशन बाय डिसीजन ट्री इंडक्शन। फिर आता है हमारा बेसियन क्लासिफिकेशन। बेसियन क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जब आप बेसियन थ्योरम होती है, एक एनालिटिकल थ्योरम होती है, उसको लगा के जब आप कोई क्लासिफाई करते हैं तो मशीन बेस्ड थ्योरम है ये। इसको जब आप यूज़ करके बेस थ्योरम को यूज़ करके जब आप क्लासिफिकेशन करते हैं डाटा का, तो उसको बोलेंगे हम बेसियन क्लासिफिकेशन। जैसे मैंने आगे लिख भी रखा है, सॉरी बीच में जो 2 पेजेस हैं इनमें कुछ नहीं आया, तो जो आप आ जाइए मतलब 134 पेज पे, जैसे बेसिन क्लासिफिकेशन है बेस थ्योरम पर बेस्ड है। फिर न्यूरल नेटवर्क जो है वो टर्निंग रॉ डाटा इनटू वायबल इन्फॉर्मेशन, मतलब आपके पास कोई रॉ डाटा है, ऐसे बिखरा हुआ डाटा है, उसको आप अच्छी इन्फॉर्मेशन में टर्न करना, उसको हम बोलेंगे न्यूरल नेटवर्क। ये न्यूरल नेटवर्क जो यूज़ होता है वो बिजनेसेस में, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस में यूज़ होता है ताकि आप कस्टमर के बारे में जान सकें। मतलब जैसे आपने कस्टमर अलग अलग क्लासीफाई कर दिए, तो वो हो जाएगा हमारा न्यूरल नेटवर्क। फिर है सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, ये भी हमारी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम मतलब कि आपने एक एल्गोरिथम सेट कर दिया, जैसे टीआरपीज होती है, आप कोई सीरियल बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, आप पूरी जनता उसे देखे जा रही है, तो उसकी एक टीआरपी होती है। टीआरपी मतलब वो भी एक एल्गोरिथम सेट हो गई कि इस घंटे में, मतलब 9 बजे के बाद लोग ज़्यादातर है ना कौन बनेगा करोड़पति देख रहे हैं पूरे इंडिया में, तो उसकी टीआरपी बढ़ गई। तो वो एक एल्गोरिथम है कि इस मतलब ऐसे जो उन्होंने कुछ सेटिंग्स होती है, जो एल्गोरिथम आपका बेस निकलता है पूरा कि इसलिए इस शो की टीआरपी बढ़ गई क्योंकि बहुत सारे लोग इसको इस टाइम पे देख रहे थे। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन्स मतलब वो भी क्लासिफिकेशन हो जाता है कि इतने लोग देख रहे हैं और इतने लोग नहीं देख रहे हैं। फिर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एसोसिएशन, मतलब आप कोई भी एसोसिएशन है किसी भी चीज़ का, कस्टमर का है या फिर कस्टमर प्रोडक्ट का है, तो उसके ऊपर भी आप क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादातर क्या बोलते हैं मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं, या फिर फीमेल्स जो हैं जो आपका इस एज की है वो इस तरीके का यूज़ करेंगी, या फिर उस एज की है तो वो इस तरीके का यूज़ करेंगी। तो उस टाइप से क्लासिफिकेशन जो होता है वो होगा हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एसोसिएशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा मतलब आपने डाटा को क्लासिफाई कर दिया उसके हिसाब से कि ये डाटा इस काम का है, ये डाटा इस क्लास में आएगा, ये डाटा इस क्लास में आएगा। फिर नेक्स्ट है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग का मतलब है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलर क्लासेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब आपने क्लासिफाई कर दिया, अब आप उसके बाद आप क्या करेंगे, एक मेथड और है मतलब क्लस्टरिंग, कि आप क्लस्टर्स बना देंगे बहुत सारे डाटा का, कि जो एक जैसे डाटा है उनको एक क्लस्टर में बना के रख दिया। इसमें आता है जैसे पार्शनिंग मेथड। पार्शनिंग मेथड मतलब कि आपने पोर्शंस बना के रख दिए। जैसे पोर्शंस में जैसे आपने देखा, मान लीजिए आप कुछ मिक्स नमकीन खा रहे हैं, तो आपने उसके काजू अलग कर दिए, नमकीन अलग कर दी, और उसकी जो उसमें क्या मूंगफली पड़ी हुई थी वो अलग कर दी। तो वो हो जाता है आपने पोर्शन बना दी अलग अलग उसके। तो वो होता है हमारा, आपका क्या, आपको नमकीन मिली थी, नमकीन का एक पैकेट मिला था, मतलब आपको पूरा एक डाटा मिला था। अब आपको उसमें से अलग अलग करना था, काजू अलग करने थे, मूंगफली अलग करनी थी, नमकीन अलग करनी थी। तो आपने 3 पोर्शन बना लिए, काजू के, मूंगफली के, नमकीन के। अब क्या है जो आपका यूज़फुल है, जो आपके लिए यूज़फुल है, मान लीजिए आपको काजू ज़्यादा पसंद है तो आप सिर्फ काजू उठा के ले जाएंगे। तो वो होता है हमारा पार्शनिंग मेथड, मतलब पोर्शन बना देना। फिर है हियरार्किकल एग्रोमेरेटिव यानी डिसीसिव मेथड। ये सारे मशीन बेस्ड मेथड होते हैं, मतलब कंप्यूटराइज्ड मेथड्स होते हैं। आप जो है स्टैट्स में यूज़ होता है, इसमें स्टैट्स लग के अपने आप जो है डाटा क्लस्टर्स फॉर्म में आ जाता है। मान लीजिए आपने पूरा डाटा दे दिया और आपने अपने कंप्यूटर में डाल दिया कि हमें इस टाइप का डाटा ए क्लस्टर में चाहिए, इस टाइप का डाटा बी क्लस्टर में, इस टाइप का सी में। तो कंप्यूटर क्या करता है, अपने आप डाटा छांट के ए बी सी में डिवाइड कर देता है। तो ऐसे हियरार्किकल का एग्रोमेरेटिव होता है, मतलब एक हियरार्की बना देना। हियरार्की मतलब होता है
फ्लो चार्ट टाइप जैसे होता है, ऊपर एक पॉइंट हो गया, फिर नीचे उसके 2 पॉइंट हो गए, फिर उन 2 पॉइंट के 4 सब पॉइंट हो गए, फिर 4 सब पॉइंट के 10 आपके और पॉइंट्स हो गए, तो वो होता है हियरार्की। फिर है डेंसिटी बेस्ड मेथड, मतलब डेंसिटी बेस्ड मतलब कौन सा डाटा आपका बहुत ज़्यादा डेंस है, मतलब मान लीजिए पॉजिटिव रिजल्ट का डाटा आपके पास बहुत सारा डेंस है तो पॉजिटिव एक तरफ रख देना, फिर नेगेटिव डाटा आपका थोड़ा कम डेंस है उसको एक तरफ रख देना, फिर जो न्यूट्रल डाटा है जिसमें कोई रिजल्ट ही नहीं आया उसको एक तरफ रख देना। तो ये होता है हमारा डेंसिटी बेस्ड। फिर होता है ग्रिड बेस्ड मेथड। ग्रिड मतलब आपको सेल्स में बांट दिया आपने। मान लीजिए आपने, इसमें क्या होता है, पहले आप सेल बनाते हैं कि 1 2 3 4 5 6 सेल बनाई, फिर सेल में अपने आप जो है कंप्यूटराइज डाटा जाता रहता है कि फर्स्ट नंबर जो सेल है उसमें आयुर्वेद वाला डाटा डाल दो, ठीक है, सेकंड वाला जो सेल है उसमें मैथ वाला डाटा डाल दो, थर्ड वाला जो सेल है उसमें आप क्या करिए, सोशल साइंस वाला डाटा डाल दीजिए। तो ये होता है हमारा ग्रिड बेस्ड मैथड्स। फिर मॉडल बेस्ड मैथड मतलब हाँ, आप जो है मॉडल बेस मतलब जो एक जैसे मॉडल हैं उनका एक क्लस्टर बना देना। ये बातें सारी एक जैसी ही हैं और ये सारे कंप्यूटराइज्ड हैं, इनको आपको खुद नहीं करना होता कि आपके पास बहुत हज़ारों का डाटा आ गया और आप है ना खुद लगाने बैठ गए कि हियरार्किकल लगा के और मैं डाटा अलग करी। ये सारा कंप्यूटराइज्ड होता है। आप कंप्यूटर में अपना सिर्फ डाटा डाल दीजिए कि हमारे पास डाटा है और कंप्यूटर उसको अपने आप ही एल्गोरिथम यूज़ करके और आपने सारा एनालिसिस करके, एनालिटिकल जो है मैथमेटिकल जो भी चीज़, स्टैटिस्टिकल जो भी चीज़ है वो सब यूज़ करके आपको आपका डाटा तैयार करके दे देता है। तो ये जो है जैसे इसमें क्वेश्चन आ सकता है, मान लीजिए बेसियन क्लासिफिकेशन है, तो बेसियन जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो क्या होगा, बेसियन क्लासिफिकेशन डाटा माइनिंग से रिलेटेड है, तो या फिर डाटा माइनिंग टेक्निक से रिलेटेड है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, आप इनके नाम याद रखिएगा। जैसे सपोर्ट वेक्टर मशीन्स हैं, वो किस चीज़ से रिलेटेड है। अब सपोर्ट वेक्टर मशीन अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में उठकर आ जाए कि सपोर्ट वेक्टर मशीन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आप क्या है इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये मशीन्स वाली चीज़ हमारे रिसर्च में कहाँ से आ गई। तो इसलिए आप इसका जो नाम है वो याद रखिएगा। जैसे न्यूरल नेटवर्क है, ऊपर 5th पॉइंट पे लिख रखा है नेचुरल नेटवर्क, ये न्यूरल नेटवर्क है इसका नाम, नेचुरल गलत लिखा हुआ है, तो न्यूरल नेटवर्क है। आप न्यूरल नेटवर्क उठकर आ गया तो आप समझ नहीं पाएंगे कि किस चीज़ से रिलेटेड है, इसलिए इनके नाम याद रखिएगा कि क्लासिफिकेशन में क्या क्या टाइप्स हैं, फिर क्लस्टरिंग में क्या क्या टाइप है, क्या क्या उनके नाम हैं। फिर आता है प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन मतलब वही होता है कि प्रेडिक्ट करना कि क्या होगा या फिर कैसा डाटा निकलेगा, ठीक है। जैसे रिग्रेशन एनालिसिस कैन बी यूज टू मॉडल द रिलेशनशिप बिटवीन वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अब रिग्रेशन मतलब क्या होता है, मान लीजिए आप कोई कर्व बनाते हैं, कर्व जैसे मान लीजिए आपने मान लीजिए आपने ऐसे कोई कर्व बनाया। अगर आपका कर्व ऐसे जा रहा है, यहाँ पर है आपकी एज और यहाँ पर है हाइट, तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे किसी भी इंसान की हाइट बढ़ेगी एक लिमिट तक, ठीक है। तो आपका जो ये लीनियर कर्व आ रहा है, मतलब ये जो है ये होता है हमारा रिग्रेशन। तो ये क्या होता है, लीनियर रिग्रेशन। अब इसमें टाइप्स देखिए, मतलब ये क्या कर रहा है, कोरिलेशन, रिलेशनशिप बता रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डिपेंडेंट वेरिएबल पर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो एज और हाइट का है तो उस जो आपका जो कर्व बनेगा उसी को हम बोलते हैं रिग्रेशन मेथड। तो आप क्या करें, लीनियर रिग्रेशन क्या है, एज और हाइट का जो है लीनियर रिग्रेशन है। मान लीजिए ऐसे जो आपका लीनियर मतलब सीधी लाइन जो आपकी बनेगी वो होता है लीनियर रिग्रेशन। मतलब आपकी कोई भी एसोसिएशन जो है वो टाइम के साथ साथ बढ़ती जा रही है। मतलब अगर आपका एक्स एक्सिस पे कुछ बढ़ रहा है तो वाई एक्सिस पे भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा लीनियर रिग्रेशन। मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन मतलब ये जो आपके वेरिएबल्स हैं ये मल्टी हैं, मतलब हाइट के साथ और भी आपने कुछ ऐड कर दिया, ठीक है, एज के साथ आपने कुछ और ऐड कर दिया, तो मल्टी वेरिएबल्स आ गए, लेकिन उनकी जो लाइन बनेगी वो लीनियर मतलब सीधी बनेगी, तो वो हो जाएगा हमारा मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन। फिर नियो लीनियर लिखा है इन्होंने, नियो लीनियर नहीं है यहाँ पे, नॉन लीनियर है ये, नॉन लीनियर। नॉन लीनियर मतलब लीनियर मतलब सीधा और नॉन लीनियर मतलब कोई कर्व आ गया, ठीक है। मतलब जो आपका यहाँ पे मान लीजिए कुछ और लिखा है, यहाँ पे आप मान लीजिए किसी की IQ ले लीजिए, ठीक है, कि सॉरी यहाँ पर IQ ले लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए आप एज ले लीजिए, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि सब, मान लीजिए कोई बीमार है, किसी की मेंटल कुछ हेल्थ सही नहीं है तो उसका IQ इतना सही नहीं होगा एज के हिसाब से, तो आपका क्या हो सकता है, कर्व ऐसे भी आ सकता है आपके डाटा में, मतलब जो लीनियर ना हो, जो सीधा ना हो। अगर कर्व आपका बेल शेप आ रहा है या फिर नॉन लीनियर आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे नॉन लीनियर रिग्रेशन। मतलब जो वेरिएबल्स हैं
वो एक साथ नहीं बढ़ रहे हैं। मतलब जैसे एज के साथ जो है IQ ज़रूरी नहीं कि बढ़ रहा हो, ठीक है, लेकिन एज के साथ आपकी हाइट बढ़ रही है तो वो हो जाएगा हमारा लीनियर रिग्रेशन। तो इसी को हम बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन और नॉन लीनियर रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब ये होता है कि आप दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताना, दैट इज रिग्रेशन। फिर आ जाइए एसोसिएशन रूल। एसोसिएशन रूल क्या है हमारा? हाँ, आप देखिए एसोसिएशन रूल। एसोसिएशन रूल है फ्रीक्वेंट आइटम सेट फाइंडिंग अमंग लार्ज डाटा सेट। एसोसिएशन रूल का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंटली आपको कौन से डाटा मिल रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने डाटा ढूंढा डायबिटीज़ का, ठीक है, आप डायबिटीज़ का डाटा ढूंढ रहे हैं, तो आपको फ्रीक्वेंटली उसमें डाटा मिल रहा है कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज भी हो रहा है एसोसिएटेड कंप्लेन में। तो आप एक पेशेंट में देखा, ठीक है, मान लिया आपने एक पेशेंट में हो गया, 2 में देखा, दूसरे में हो गया। लेकिन अगर आपने उसको 100 में से 80 पेशेंट में अगर आपने देख लिया कार्डियोवास्कुलर डिसीज, तो आपको क्या रीअकरेंस हो रही है आपके डाटा की। तो अगर आपका फ्रीक्वेंट आइटम मतलब बार बार रीअकर हो रहा है अगर आपका कोई आइटम एक बहुत बड़े डाटा में, तो उसको बोलते हैं एसोसिएशन रूल। तो आप क्या एसोसिएट कर देंगे कि डायबिटीज के साथ कार्डियोवास्कुलर डिसीज कॉमनली हो जाते हैं लोगों को या फिर हो सकते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा एसोसिएशन रूल। इसमें होता है मल्टी लेवल एसोसिएशन रूल, मतलब आप अलग अलग लेवल पे एसोसिएशन रूल लगा सकते हैं। मान लीजिए अपने डाटा को डिवाइड करके फिर आप उस पर कर सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल मतलब बहुत सारी डायमेंशंस लेकर आप यूज़ कर सकते हैं अपने एसोसिएशन रूल को, कि हम तो ऐसे भी करके देखेंगे, हम तो एज के हिसाब से भी देखेंगे, हम तो और डिसीजेस के हिसाब से भी देखेंगे। तो वो हो जाएगा हमारा मल्टी डायमेंशनल एसोसिएशन रूल। फिर क्वांटिटेटिव एसोसिएशन रूल मतलब क्वांटिटी के हिसाब से अगर आपने कोई एसोसिएशन लगाया है या फिर क्वांटिटी के हिसाब से आपका फ्रीक्वेंटली कोई डाटा आता जा रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा क्वांटिटेटिव एसोसिएशन रूल। अब फिर से वही आ गया न्यूरल नेटवर्क, मैंने पीछे बताया था, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस में कस्टमर का फीडबैक या फिर कैसा आपका प्रोडक्ट चल रहा है उसके लिए जब आप कोई कंप्यूटराइज्ड कोई मशीन बेस्ड आप अपना डाटा निकालते हैं तो उसको बोलेंगे हम न्यूरल नेटवर्क। It is a set of connected input-output unit and each connection has weight present in it. It can be used to extract patterns and detect the trend that are too complex to be noticed by either human or computer technique. अब ये जो क्या करता है न्यूरल नेटवर्क जो होते हैं ये जो है आपका ऐसा डाटा कलेक्ट करके लेकर आते हैं जो मतलब ह्यूमंस नहीं बता सकते या फिर जो कंप्यूटर हैं कई बार वो भी उस टेक्निक को मतलब नहीं लेकर आ सकते। तो ऐसा पैटर्न डिटेक्ट करते हैं ये कि जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। वही मैंने बताया कि मान लीजिए आपकी फ्लिपकार्ट है, ठीक है, तो फ्लिपकार्ट पे आपका कौन सा प्रोडक्ट कौन से एज वाले लोग ज़्यादा ले रहे हैं, तो वो न्यूरल नेटवर्क में आ जाएगा कि आपने आप एक बहुत बड़ा बिजनेस लेके बैठे हैं और आपका क्या प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच रहा है और वो कितने कस्टमर ज़्यादातर उसको खरीद रहे हैं। तो आप उस प्रोडक्ट की क्या करते हैं, फिर ज़्यादा बिक्री शुरू कर देते हैं कि अगर उसकी डिमांड ज़्यादा है तो उसकी सप्लाई आप ज़्यादा करनी शुरू कर देंगे या फिर उसके दाम आप बढ़ा देंगे। तो वो होता है हमारा न्यूरल नेटवर्क। टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क, बैक प्रोपगेशन। तो आपसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर जो टाइप्स के नाम हैं वो एग्जाम में आ सकते हैं कि ये किस चीज़ के में इंक्लूड होगा या फिर किस चीज़ के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। तो बैक प्रोपगेशन मतलब आप पीछे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कस्टमर से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप कि उसको क्या चीज़ पसंद आ रही है। जैसे फीडबैक अपन लेते हैं, मान लीजिए जो आपका फ्लिपकार्ट है, ठीक है, आपने एक बार एक ऑर्डर कर दिया तो आपके जो बार बार है नोटिफिकेशन में आता रहता है कि फिर दोबारा ऑर्डर करना चाहते हैं क्या, फिर दोबारा ऑर्डर करना चाहते हैं क्या, इसमें इतने % की फिर से छूट हो गई है, फिर दोबारा ऑर्डर करना चाहते हैं। तो वो क्या होता है हमारा, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है कि अगर हम फिर दोबारा उसे ऑर्डर करें तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा या फिर हम किसी और को भी देना चाहते हैं या फिर ये प्रोडक्ट उनका बहुत ज़्यादा बिक्री कर रहा है। तो बैक प्रोपगेशन हो गई, मतलब वो हमारे थ्रू अब देख रहे हैं कि हमें उनकी चीज़ें कितनी पसंद आ रही हैं। तो वो होता है हमारा बैक प्रोपगेशन। फिर है सीक्वेंशियल पैटर्न, often used over long term data. Sequential pattern are a useful method for identifying trends or regular occurrence of similar event. ये भी वही है sequential pattern, जैसे मैंने आपको फ्लिपकार्ट का दिया था। मान लीजिए फ्लिपकार्ट पे कोई प्रोडक्ट आज लॉन्च हुआ है, उसको बहुत टाइम कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको बहुत टाइम लगेगा लोगों को खरीदने में, तो वो एक सीक्वेंस सेट हो जाता है कि इसको बार बार कितने लोग खरीद रहे हैं। जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट पे आपकी कोई सेल आई, ठीक है, तो पहले क्या होता था, पहले सेल जो आती थी वो होली दिवाली आती थी। अब क्या है, रिपब्लिक डे सेल आ गई, इंडिपेंडेंस डे सेल आ गई, वैलेंटाइन सेल आ गई, मतलब कोई भी बसंत पंचमी सेल भी आने लग जाएगी। तो हर छोटी जो चीज़ों पे 3-4 दिन की सेल आ जाती है।
तो वो क्या हो गया, सिक्वेंशियल पैटर्न हो गया। आप उन्होंने देख लिया कि हमें जो है लोगों को सेल बहुत पसंद है, तो इसलिए पहले वो क्या करते थे, 6 महीने में एक बार सेल देते थे, अब 6 महीने में 6 बार सेल करने लग गए हैं, तो वो होता है हमारा सिक्वेंशियल पैटर्न। फिर है डिसीजन ट्री। द डिसीजन ट्री कैन बी यूज्ड ईदर एज अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया और टू सपोर्ट द यूज एंड सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक डाटा विद इन द ओवरऑल स्ट्रक्चर। डिसीजन ट्री मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप जो है अपने डाटा से डिसाइड करेंगे कि आपको किस, मतलब मान लीजिए आपका यूजफुल डाटा आपके पास आ गया, अब यूजफुल में से भी आपको डिसाइड करना है कि नेगेटिव लेना है, आपको पॉजिटिव लेना है या न्यूट्रल डाटा लेना है, तो वो होता है आपका डिसीजन ट्री। मतलब आपने एक डिसीजन ट्री बनाया, उसके हिसाब से आपने अपना डाटा को एक तरफ रख दिया। विद इन द डिसीजन ट्री वी स्टार्ट विद अ सिंपल क्वेश्चन दैट हैज़ 2 और मोर आंसर। वही जैसे एक क्वेश्चन करेंगे, उसके 2 या 2 से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। जैसे आपकी जो है, आपने कोई रिसर्च करी, ठीक है, उसका डाटा आपका बहुत सारा आपके पास आ गया, तो आपके पास क्या आंसर होंगे, या तो आपकी रिसर्च सफल हुई या फिर असफल हुई, तो यस और नो। तो 2 आंसर हो गए एक क्वेश्चन के। ईच आंसर लीड्स टू फर्दर क्वेश्चन टू हेल्प क्लासीफाई और आइडेंटिफाई द डाटा। अब अगर नो हुई तो कितनों में हुई, क्यों हुई, तो ये जो होता है हमारा क्यों हुई, इसका भी डाटा अलग से बनेगा कि आपकी ये जो मेडिसिन थी ये सही नहीं थी, ठीक है, या फिर अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुई थी, तो वो डाटा भी अलग से बनेगा कि आपकी मेडिसिन अच्छे से प्रिपेयर नहीं थी। फिर क्या होता है, सो दैट इट कैन बी कैटेगराइज और प्रेडिक्शन कैन बी मेड बेस्ड ऑन ईच आंसर। तो आप अपने हर आंसर के लिए एक अलग से प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि हो सकता है मेरा नेगेटिव रिजल्ट इस वजह से आया हो। फिर आप उसका आगे देखेंगे कि आपका डाटा जो है वो इस कलेक्ट हुआ कि आपकी मेडिसिन जो थी वो अच्छी नहीं बनी थी, तो आपको क्या मिल जाता है, एक आप डिसाइड कर लेते हो कि हाँ मेरा इस ग्रुप में इसलिए अच्छा नहीं आया क्योंकि आपकी मेडिसिन जो थी वो इतनी इफेक्टिव नहीं थी, या फिर आपने मेडिसिन जो प्रिपेयर करने में कहीं असावधानी बरती जिससे की वजह से वो इतनी इफेक्टिव नहीं रही। तो इट इज़ कॉमनली यूज इन मेडिसिन। तो मेडिसिन में यूज़ होते हैं ज़्यादातर डिसीजन ट्री, ये याद रखिएगा। फिर आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी प्रोसेसिंग। विद इन ऑल द कोर मेथड देर इज ऑफन रीजन टू रिकॉर्ड एंड लर्न फ्रॉम इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल इन सिक्वेंशियल पैटर्न एंड प्रेडिक्टिव लर्निंग वी लुक बैक एट डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज एंड इंस्टेंसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन टू बिल्ड पैटर्न। लॉन्ग टर्म मेमोरी प्रोसेसिंग भी आपका सिक्वेंशियल और प्रेडिक्टिव लर्निंग में आ जाता है। जैसे सिक्वेंशियल में भी आप क्या करते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म में कोई चीज़ चल रही है, जैसे मैंने आपको सेल की चीज़ बताई थी, तो आप वो एक सीक्वेंस उन्होंने देख लिया कि हाँ लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं तो हम और ज़्यादा सेल को बढ़ाएं अपनी, मतलब सेल जो है बार बार लेकर आएँ, तो होता है हमारा मेमोरी प्रोसेसिंग। मतलब वो हमारी मेमोरी देखते हैं कि हमें ये चीज़ पसंद आ रही है, हम सेल में ही ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हैं, या फिर हम लॉन्ग टर्म से जो है सेल का इंतज़ार कर रहे थे, तब जाके हमने कार्ट में से अपनी चीज़ को ऑर्डर करा तो क्योंकि सेल आ गई है, तो ये होता है हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी प्रोसेसिंग। फिर डाटा माइनिंग सॉफ्टवेयर, इनके आपको नाम याद रखने हैं डाटा माइनिंग सॉफ्टवेयर के, जैसे तनाग्रा, ईडीएम, स्टैटिस्टिका डाटा माइनर कौन कौन से हैं, आईबीएम एसपीएसएस, गेट, मोआ, टॉर्च और ऑरेंज। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि टॉर्च क्या है, तो वो हो जाएगा हमारा डाटा माइनिंग सॉफ्टवेयर। कई बार आ जाता है ऑरेंज क्या है, ऑरेंज को जो है आपका ऑरेंज को ब्रैकेट में रख के या फिर कॉलम्स में रख के आपको पूछ लेंगे कि ऑरेंज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑरेंज जो है हमारा डाटा माइनिंग सॉफ्टवेयर है, या फिर तनाग्रा क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारे जो है डाटा माइनिंग सॉफ्टवेयर हैं। ये बहुत एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा। डाटा माइनिंग एप्लीकेशन मतलब आप डाटा जो माइन कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है, जैसे रिटेल स्टोर पर हो सकती है, हॉस्पिटल्स में हो सकती है, बैंक में हो सकती है, या फिर इंश्योरेंस कंपनी में हो सकती है। अब देखते हैं लिटरेरी रिसर्च। लिटरेरी रिसर्च के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हम पिछले चैप्टर्स में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी करके जो लिटरेरी रिसर्च के डाटा अपन कलेक्ट करते हैं वो चीज़ थी। इसमें देखेंगे थोड़ा सा। लिटरेरी रिसर्च मीन्स टू एनलाइटन द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड रीवैलिडेट द प्रीवियस रिसर्च विद द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, कल्चर, एंशिएंट साइंसेज, लैंग्वेज एंड फिलॉसफी। तो आपको जब पुराना अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको एनलाइटन करना, मतलब उसको प्रकाश में लेकर आना, और जो आपका प्रीवियस वर्क है उसको दोबारा से वैलिड करना, रिवैलिडेट करना, उसको हम बोलेंगे लिटरेरी रिसर्च। प्रिंसिपल्स क्या है इसके, क्लासिफिकेशन करना, लिटरेरी रिसर्च को मतलब क्लासिफाई कर देना अलग अलग, कंपाइल करना, कोरिलेशन करना, मतलब कोई भी कोरिलेशन बैठ रहा है किसी भी चीज़ के बारे में, असेस करना किसी चीज़ को, या फिर किसी चीज़ की क्रिटिकल स्टडी करना। अब मेथड्स ऑफ एक्सपोजिशन यानी सर्चिंग मेथड फॉर न्यू लिटरेचर। आप कोई न्यू लिटरेचर सर्च करें तो उसके लिए क्या क्या मेथड यूज़ हो सकते हैं, जैसे सूत्र प्रणायन मतलब एक्सप्लेनेशन, भाष्य प्रणायन मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन, अनेकार्थ शब्द, यौगिक रूढ़, पादर्श वाक्यार्थ, अन्वय, व्यतिरेक, निष्कर्ष, तर्क और तंत्रयुक्ति। तो ये वाली आप मेथड यूज़ कर सकते हैं किसी भी न्यू लिटरेचर के लिए सर्च करने के लिए।
फिर आता है मेथड्स फॉर सर्चिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल एविडेंस अबाउट ऑथर। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि ये ऑथर जो है वो कौन है, ठीक है। तो इंटरनल एविडेंस क्या है? इंटरनल एविडेंस आर दोस्त जिसमें ऑथर खुद ही लिख देगा अपने बारे में अपनी बुक में, तो वो होता है हमारा इंटरनल एविडेंस। इंटरनल एविडेंस आर दोज विच आर फाउंड इन ऑथर्स ओन बुक, एग्जाम्पल इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑथर, हिज प्लेस, पीरियड, ट्रेडिशन। दिस इन्फॉर्मेशन में हेल्प इन कन्फर्मेशन ऑफ ऑथर्स बायोडाटा। तो जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, मदनपाल निघंटू वाज रिटन बाय मदनपाल ऑन माघ शुक्ल षष्ठी संवर ऑफ संवत 1431 विच मीन्स 1374 AD। तो मदनपाल निघंटू में मदनपाल ने खुद ही लिख दिया कि हाँ जी मैं इसका ऑथर हूँ, मैंने इतने तारीख को ये बुक लिखी है और उस टाइम ये संवत था और ऐसे ऐसे ये टाइम पीरियड था। तो क्या इंटरनल एविडेंस जिसमें ऑथर अपने आप अपनी बुक में अपने बारे में लिख देता है। एक्सटर्नल एविडेंस मतलब ऑथर अपने बारे में अपनी बुक में कुछ नहीं लिख रहा है, लेकिन आप इधर उधर से कुछ खोज के लेकर आ रहे हो उसके बारे में। जैसे एविडेंसेस आर दोज विच आर मेंशन्ड बाय अनदर कंटेम्प्रेरी ऑथर इन हिज ओन बुक। मान लीजिए मेरे साथ कोई बुक लिख रहा है, ठीक है, मैंने अपनी बुक में नाम नहीं लिखा, लेकिन उसने जो है मेरे साथ जो कोई बुक लिख रहा है या लिख रही है, मान लीजिए हर्षिता मेरे साथ कोई बुक लिख रही है अपनी अलग बुक, तो हर्षिता मेंशन करेगी कि काय चिकित्सा में दीक्षित की बुक में जो लिखा हुआ है वो फैक्ट मैं यहाँ से उठाती हूँ। तो अब जो मेरी बुक होगी उसका काल क्या माना जाएगा कि हर्षिता के साथ ही मैंने लिखी होगी, तो उसका काल जो होगा वो हर्षिता वाला काल जो है मेरी बुक का काल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल एविडेंस कि हर्षिता की बुक के द्वारा मेरी बुक का पता चला। फॉर एग्जाम्पल दृढ़बल रीरोट 41 चैप्टर विच वर मिसिंग इन चरक संहिता। ये तो आपको पूरा पता ही है कि कैसे कैलकुलेट करा था कि चरक का पीरियड 200 BC है, दृढ़बल का 400 से 600 है, वाघभट का 500 से 600 है। तो दृढ़बल क्या हुए कि आफ्टर चरक हुए, बिफोर वाघभट हुए, तो दृढ़बल का पीरियड क्या हो गया हमारा 200 से 400 AD। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था। इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक था डाटा माइनिंग वो मैंने पूरा आपको समझा दिया है। अगर आपको समझ में ना आया हो, कोई भी दिक्कत हो डाटा माइनिंग टेक्निक में, अगर कुछ भी समझ में प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसको फिर से समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।